नमस्कार, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहआचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। हम चाइना के बारे में काफ़ी पॉइंट पर डिस्कशन कर चुके हैं और आज हम चाइना की जो जनसंख्या है, जो कि जिस पर काफ़ी सवाल एग्ज़ाम्स में बनते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चीन की जनसंख्या के बारे में। चीन विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जैसे कि आप सब जानते हैं, और विश्व की लगभग 19% जनसंख्या अकेले चीन में ही रहती है। चीन की जनसंख्या 139.3 2015 के आंकड़ों के अनुसार 139.3 करोड़ के आसपास है। 2015 के आंकड़ों के अनुसार धरातलीय विषमता, उपजाऊ भूमि की उपलब्धता, वर्षा की मात्रा आदि के अनुसार चीन में जनसंख्या का वितरण काफ़ी असमान है। चीन की अधिकांश जनसंख्या इसके पूर्वी भाग में ही केंद्रित है। मोस्टली जो इसका पूर्वी भाग है, जिसको हम समतल और उपजाऊ या कृषि प्रदेश बोलते हैं, वहीं पर चीन की जनसंख्या का अधिकांश निवास करती है। और चीन का जो विशाल मैदान जेचुआन बेसिन, हांगो बेसिन, यांगसी सिकियांग बेसिन, सिकियांग बेसिन और समुद्र तटीय मैदानों में जनसंख्या का घनत्व अधिक मिलता है। चीन की 2/3 से अधिक जनसंख्या इसी भाग में रहती है। समतल धरातल, जलोढ़ तथा लोएस की उपजाऊ मिट्टी और आर्द्र मानसूनी जलवायु के कारण प्राचीन काल से ये प्रदेश कृषि प्रधान रहा है और प्राचीन मानव सभ्यता का विकास हांगो की सहायक वीहो नदी घाटी में हुआ था, जिसे वीहो घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हमने जो पहले चैप्टर्स में पढ़ा था कि 1950 के पश्चात चीन में औद्योगिकरण की रफ्तार बहुत तीव्र गति से बढ़ी और चीन की गणना औद्योगिक देशों में की जाने लगी और आज यहाँ बड़े बड़े नगरों का विकास इसी पूर्वी चीन के मैदानी भागों में अधिक हुआ है, जिससे जनसंख्या का संकेंद्रण जो है वो इन्हीं पूर्वी भागों में आपको अधिक मिलता है। तीव्र औद्योगिकरण के होते हुए भी चीन की लगभग 60% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, जो मुख्यतः पुंजित भागों में निवास करती है। चीन में जनसंख्या का औसत घनत्व 143 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2014 के आंकड़ों के अनुसार, किंतु चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग में जनसंख्या का घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। इसके विपरीत पश्चिमी चीन में तिब्बत के पठार तथा सिंकियांग के शुष्क प्रदेशों में जनसंख्या का जो निवास है वो बहुत ही कम है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या इन भागों में बहुत कम निवास करती है और जनसंख्या घनत्व भी 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। चीन की जन्म दर 1990-95 में 19 प्रति हज़ार थी, जो घटकर 2004 में 11 प्रति हज़ार हो गई। इसी प्रकार इसकी मृत्यु दर 10 से 6 प्रति हज़ार तक आ गई है। इस प्रकार वर्तमान में चीन में जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष तक पहुंच गई है, जो कि पुराने आंकड़ों के अनुसार करीब 68-69 के आसपास थी, जो विकसित पाश्चात्य देशों के काफ़ी नज़दीक मानी जाती है। वैसे देखा जाए तो चीन में 1960 के बाद और 70 तक करीब जो चीन की प्रति वर्ष वृद्धि दर थी वो करीब 3% थी, जो कि अब घटकर करीब 1% हो गई है, क्योंकि 1969 में चीन ने एक कानून पास किया कि वन फैमिली वन चाइल्ड वाला जो फार्मूला लगाया चीन ने, उसके कारण चीन में जनसंख्या तेज़ी से घटी और अभी जो चीन की प्रतिवर्ष वृद्धि दर है वो करीब 1% के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ कि चीन में हर साल 13 मिलियन पीपल बढ़ जाते हैं। लेकिन जब ये देखा गया कि इसके कारण कई समस्याएं पैदा हो रही है वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण चीन में, तो
2010 में चीन में इस पॉलिसी को हटा दिया गया और इस पॉलिसी के कारण चीन में फीमेल इन्फेक्टिसाइड और प्लस वर्कफोर्स में भी काफ़ी कमी देखने को मिल रही थी। साथ साथ चीन में बूढ़ों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही थी और हम ये मान के चल रहे हैं कि 2029 तक अगर यही स्थिति रही तो चीन में करीब बूढ़ों की जनसंख्या 20% के आसपास पहुंच सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चीन में जो शिशु मृत्यु दर है वो 32 के आसपास है, जबकि भारत में शिशु मृत्यु दर इससे दुगनी है, 64 के आसपास है। क्योंकि चीन में जो स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार हुआ, औद्योगिक प्रगति हुई, उसके कारण चीन में शिशु मृत्यु दर में कमी पाई गई। और चीन में 1980 के दशक से परिवार नियोजन कार्यक्रमों का पालन भी अधिक कठोरता से किया गया, जिसमें ये कहा गया कि अगर आपके घर में एक चाइल्ड से ज़्यादा चाइल्ड पैदा होता है तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको जेल जाना भी पड़ सकता है। इस कारण जन्म दर घटकर बहुत नीचे आ गई। इस प्रकार चीन ने जनांकीय संक्रमण की चतुर्थ अवस्था में प्रवेश कर लिया है और जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की अति निम्न होती है तथा जनसंख्या लगभग स्थिर हो जाती है और मंद गति से या बढ़ती है। 1975 में चीन की कुल जनसंख्या का 17.4% नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता था। औद्योगिकरण तथा नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप अगले 40 वर्षों में नगरीय जनसंख्या का लगभग 54% भाग चीन के वृहत्तम शहरों में पहुंच गया, जिससे हम कहते हैं कि नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई। चीन के कई वृहत्तम नगर इस दौरान पनपे और बढ़े, जिसमें सबसे बृहत्तम जो नगर है वो शंघाई है, जिसका जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है और चीन की राजधानी बीजिंग की जनसंख्या भी करीब 1.5 करोड़ के आसपास है। चीन के अनेक प्रमुख नगर जो इस दौरान नगरीय जनसंख्या केंद्रों के रूप में पनपे, उनके नाम हैं टिएनसिन, वुहान, चुंगकिन, नानकिंग, हार्बिन, सियान, सिंगटाओ, शेनयान, कैंटन, लुटा, फुशुन और ताइयुआन। ये सभी महानगर हैं चीन के, जिनकी संख्या करीब 10 लाख से अधिक है। चीन के विभिन्न भागों में अलग अलग भाषाएं और बोलियां भी प्रचलित हैं। मंदारिन चीन की मंदारिन, वू और कैंटोनीज चीन की प्रमुख भाषाएं हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से चीनी भाषा के रूप में जाना जाता है। और चीन की आधिकारिक भाषा आधुनिक मानक चीनी, मॉडर्न स्टैंडर्ड चाइनीज़ कहलाती है, जो उत्तरी चीन की बोलियों पर आधारित है। चीन की लगभग 64% जनसंख्या मंदारिन भाषा बोलती है। वू और कैंटोनीज भाषाएं क्रमशः 8 और 7% लोगों द्वारा बोली जाती हैं। चीन में वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त 5 धर्म हैं, जो इस प्रकार से हैं: बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, प्रोटेस्टेंट धर्म, रोमन कैथोलिक धर्म और ताओ धर्म। ताओवाद चीन का मौलिक एवं प्राचीन धर्म है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व जब बौद्ध धर्म चीन पहुंचा तो ताओवादियों ने शीघ्र ही बौद्धों के संस्कारों को अपना लिया और इसके बदले बौद्धों ने भी ताओवादियों के अनेक व्यवहारों तथा विश्वासों को आत्मसात किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1979 में चीन की साम्यवादी सरकार ने धार्मिक विषय समिति का गठन किया, जिसके माध्यम से धर्म के प्रति अत्यधिक उपेक्षाकृत नीति अपनाई गई। चीन की कुल जनसंख्या में 20.4% चीनी धर्म को, 8.6% बौद्ध धर्म को और 6% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और शेष 65% में से अधिकांश गैर धार्मिक और नास्तिक है। कहने का मतलब चीन में नास्तिकों की संख्या ज़्यादा है। आज से लगभग 3000 से 3500 वर्ष पूर्व हांगो की सहायक वीहो नदी और इस घाटी में प्राचीनतम मानव सभ्यता का विकास हुआ, जिसे वीहो घाटी सभ्यता या शांग सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। 14वीं शती ईसा पूर्व में शांग लोगों ने उच्च स्तरीय सभ्यता को विकसित किया था, जिसे अगले 2-3 शताब्दियों तक चाउ वंशीय शासकों ने सुरक्षित रखा। इसके पश्चात चिन नामक शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ, जिसके नाम पर आगे चलकर देश का नाम चीन पड़ा। और प्राचीन चीनी सभ्यता की अवधि में वहाँ कृषि, हस्तशिल्प, मूर्तिकला, व्यापार,
ज्योतिष आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। प्राचीन काल में निर्मित चीन की विशाल दीवार, बौद्ध मंदिर, पैगोडा आदि और विहार चीन की विकसित वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण हैं। हम ये मान के चलते हैं कि चीन की जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी वो धीरे धीरे अब उस पॉलिसी को ख़त्म कर 2010 से एक नई पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसमें चीन में 2 और 3 बच्चों का भी पैदा करने की पॉलिसी उसमें इंक्लूड की गई है, सम्मिलित की गई है, जिसके कारण चीन में अब जो रफ्तार है बढ़ने की, जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार, वो शायद और ज़्यादा बढ़ेगी। वैसे देखा जाए चीन भारत से करीब क्षेत्रफल के हिसाब से 3 गुना बड़ा है, तो इतनी जनसंख्या को संभालने के लिए काफ़ी पर्याप्त है। लेकिन ये भी हमको देखना है कि चीन में जो उत्तरी चीन है, पश्चिमी चीन है और दक्षिणी पश्चिमी चीन है, वहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है बहुत कम है और चीन का अधिकांश जनसंख्या का जो भार है वो दक्षिणी, पूर्वी और पूर्वी भागों में अधिक संकेंद्रित है, जिसके कारण चीन के जो औद्योगिक विकास की प्रक्रिया है वो हो सकता है कि आने वाले वर्षों में मंद पड़े, क्योंकि वर्कफोर्स जो है वो धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही है और प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की जो संख्या है वो भी कम होती जा रही है। तो हम ये मान के चलते हैं कि चीन आने वाले वर्षों में अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव लाएगा और इस प्रकार बदलाव से ही चीन की जो एक विश्व में औद्योगिक देश बनने की, जो नंबर 1 बनने की जो क्षमता है वो पैदा होगी। और हम ये मान के चलते हैं चीन इस दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। धन्यवाद।